अस्सलाम वालेकुम। हम चैप्टर पढ़ रहे हैं न्यूट्रिशन का और टॉपिक है आज का हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में दो काम होने हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में होनी है कंप्लीट डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन, यानी जो डाइजेशन हमारी उसमें नहीं हुई स्टमक में वो होनी है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और साथ में एब्जॉर्प्शन होनी है। हमारी जो डाइजेशन नहीं हुई थी वो किसकी नहीं हुई थी, वो हुई थी लिपिड्स की। तो वो कहाँ पे होनी है, वो इधर होनी है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो पहले हम स्मॉल इंटेस्टाइन का थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं, डिडनम, जिजनम एंड इलियम। तो पहले हम बात कर लेते हैं डिडनम की। तो डिडनम की जो हमने बात की है कि जो बाकी डाइजेशन जो कि स्टमक में नहीं हुई थी स्मॉल इंटेस्टाइन में होनी है, उसका मोस्टली पार्ट होना है डिडनम के अंदर। डिडनम के अंदर होनी है डाइजेशन। और ये कितनी लंबी होती है, ये 10 इंचेस यानी 25 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब होती है। and it is the first and it is a part of alimentary canal where most of the digestive process occur। यहाँ पे डाइजेशन किस तरह होनी है, ये जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड आ गई है उसने मिक्स होना है 3 सिक्रीशंस के साथ। वो 3 सिक्रीशंस कौन कौन सी हैं, एक है बाइल जो कि लिवर से आता है, एक जूस है जो लिवर से आएगा, और एक है पेंक्रियाटिक जूस, ये पेंक्रियाज से आएगा, और एक होगा इंटेस्टाइनल जूस जो कि इंटेस्टाइन से आएगा। तो अब हम वन बाय वन तीनों का फंक्शन डिस्कस करते हैं। बाइल क्या करता है, बाइल करता है लिपिड्स की इमल्सिफिकेशन। व्हाट इज इमल्सिफिकेशन? इमल्सिफिकेशन कहते हैं कि जो हमारे पास फूड के अंदर लिपिड कंटेंट होता है ना, उसको छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर देना। इस तरह से क्या हो जाएगा कि जो वो फॉर एग्जांपल जैसे हम एक बाइट लेते हैं, मुंह के अंदर लेकर जाते हैं, वो बाइट बड़ी होती है, लेकिन जब हम उसको च्यू करते हैं तो वो छोटे छोटे पीसेस में वो डिवाइड हो जाती है। वो जब छोटे पीसेस में डिवाइड हो गई है, इसका क्या फ़ायदा होता है, इसका फ़ायदा ये होता है कि एंजाइम्स को एक्ट करने के लिए सरफेस एरिया ज़्यादा मिल जाता है। मतलब कि जैसे पहले हमारी बाइट थी, वो एक बड़ा पीस था, तो इसकी बाउंड्री सिर्फ वही थी जितना कि हम इसका पीस एक्सपोज होगा एंजाइम्स की तरफ, यानी खुला हिस्सा जो होगा एंजाइम्स की तरफ, सिर्फ एंजाइम्स उसी पर रिएक्ट कर सकते हैं। लेकिन जब हम उसको छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर देते हैं तो वो जो एक्सपोज्ड एरिया है या सरफेस एरिया है वो ज़्यादा हो जाता है। इस तरह से एंजाइम उस पर ज़्यादा एक्ट कर सकते हैं और इस तरह से जल्दी डाइजेशन हो सकती है। इसी तरह से हमने अब बात करनी है फैट की या लिपिड की। तो लिपिड में भी क्या हो जाना है, बाइल जो लिवर से आया होगा उसने क्या करना है, उसने लिपिड्स को छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर देना है और उसको बाकी फूड के साथ मिक्स कर देना है। ये मिक्सिंग किस तरह से हो जाएगी, ये मिक्सिंग होगी जैसे आप लोग पानी के अंदर ऑयल डाल दो तो फिर क्या बनेगा, ऑयल के ड्रॉपलेट्स पानी के अंदर खड़े हो जाएंगे, ऑयल पानी में मिक्स नहीं होगा, उसके ड्रॉपलेट्स नज़र आएंगे। इसी तरह से ये क्या होगा कि लिपिड की क्या हुई है, लिपिड को बाइल ने छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड किया है और फिर वो जो छोटे छोटे पीसेस हैं उनको हमने क्या नाम दिया है, फैट ड्रॉपलेट्स का या लिपिड ड्रॉपलेट्स का। और इसकी मिक्सिंग हो गई है बाकी फूड के साथ, यानी फूड में हमने पानी भी पिया होता है तो हमारे वहाँ पे पानी भी होता है, तो लेकिन ये क्या है, ये फैट या ऑयल जो है ये क्या होते हैं, पानी में इनसॉल्युबल होते हैं, इसलिए ये क्या हो जाएंगे, ये वहाँ पे सस्पेंडेड रहेंगे। बस क्या होना क्या है कि इसने बस छोटे ड्रॉपलेट्स में डिवाइड हो जाना है। इससे क्या फ़ायदा हो जाएगा, इसका सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाएगा और इस पर एंजाइम इजीली एक्ट कर सकेंगे, मतलब कि इनकी डाइजेशन आसान हो जाएगी। तो इमल्सिफिकेशन क्या है, इमल्सिफिकेशन इज़ द डिवीजन ऑफ फैट कंटेंट इनटू स्मॉल पीसेस, जिसको हमने नाम दिया है लिपिड ड्रॉपलेट्स का। और इस तरह से फिर क्या हो जाएगा कि जो लिपिड ड्रॉपलेट्स हैं एक दूसरे से अलग-अलग हो जाएंगे और फिर अलग-अलग पे एंजाइम्स एक्ट करके उनको डाइजेस्ट कर सकेंगे। तो ये हो गया बाइल का रोल। अब हम देख लेते हैं पेंक्रियाटिक जूस क्या करता है। मैंने बात की है कि बाइल ने क्या करना है, बाइल ने जो लिपिड है उसको लिपिड ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर देना है ताकि इसका सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाए और एंजाइम्स एक्ट कर सकें। तो अब जिन एंजाइम्स ने एक्ट करना है वो कहाँ से आएंगे, वो आएंगे पेंक्रियाटिक जूस से। पेंक्रियाटिक जूस में एक एंजाइम होगा लाइपेज, उसने क्या करना है, उसने जो लिपिड ड्रॉपलेट्स हो गए हैं उनकी डाइजेशन करनी है। इसके अलावा 2 और एंजाइम्स होंगे, एक होगा पेंक्रियाटिक अमाइलेज। अमाइलेज क्या करेगा, जो अगर हमारे पास कार्बोहाइड्रेट की फूड हमारी कार्बोहाइड्रेट कंटेंट होगा ना हमारी फूड में उसको डाइजेस्ट करेगा। और ट्रिप्सन क्या करेगा, ट्रिप्सन जो हमारी प्रोटीन की डाइजेशन रह गई है
उस प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स को डाइजेस्ट करेगा। तो पैंक्रियाटिक जूस में कितने तरह के एंजाइम्स हैं? 3 तरह के हैं। ट्रिप्सिन जो कि प्रोटीन की डाइजेशन करेगा, अमाइलेज जो कि कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन करेगा और लाइपेज जो कि लिपिड्स की डाइजेशन करेगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इंटेस्टाइनल जूस की। तो इंटेस्टाइनल जूस ने क्या करना है, इसमें भी कुछ एंजाइम्स होंगे जो कि अगर कोई डाइजेशन बाकी रह गई है तो उसको कंप्लीट कर देगा। उसके बाद इसके साथ हमारा फर्स्ट पार्ट जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट है डिडेनम, वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं, दैट इज जिजनम, जो कि 2.4 मीटर लॉन्ग है। और इसका क्या काम है? इसका काम भी वही है कि अगर कोई डाइजेशन रह गई है तो वो कंप्लीट कर देगा। इट इज़ कंसर्न्ड विद द रेस्ट ऑफ द डाइजेशन। रेस्ट ऑफ द डाइजेशन मतलब जो बाकी की डाइजेशन है ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड ऑफ आवर बाइट। उसके बाद हम इसके थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट है इलियम। इलियम 3.5 मीटर लॉन्ग है और इसका क्या काम है? इसका काम है जो फूड डाइजेस्ट हो गई है उसको एब्जॉर्ब करना। अब डिडेनम का काम क्या था कि मोस्ट ऑफ द डाइजेशन, और जीजनम का काम था रेस्ट ऑफ द डाइजेशन, और इलियम का काम है एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। अब इलियम में कुछ सर्कुलर फोल्ड्स होते हैं, ये देखिए, ये है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन का जो इलियम है वो पार्ट दिखाया हुआ है। इलियम में क्या है? कुछ फोल्ड्स हैं, ये वाले, ये फोल्ड्स हैं, सर्कुलर फोल्ड्स हैं। इस फोल्ड्स का क्या फ़ायदा होगा? इस फोल्ड्स का ये फ़ायदा होगा, फॉर एग्जांपल अब आप किसी भी चीज़ को फोल्ड करें तो वो एक जगह पे उसका ज़्यादा चीज़ आ जाती है, थोड़ी सी जगह पे ज़्यादा चीज़ आ जाती है। तो इस तरह से ये फोल्डिंग का भी क्या फ़ायदा होगा कि जो है इलियम वो थोड़ी सी जगह पे ज़्यादा सारी इकट्ठी होगी। अब इस सर्कुलर फोल्ड्स के ऊपर ये कुछ ये वाली छोटी छोटी सी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस नज़र आ रही होंगी, छोटी छोटी सी ट्यूब्स। ये वाला इनको किया भी हुआ है एक ट्यूब को, ये ब्लैक कलर में इसको बॉक्स बना के इसको किया हुआ है, बड़ा करके शो करवाया हुआ है। तो ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं इसको कहते हैं विलाई। सिंगुलर विलस और प्लूरल क्या है? विलाई है। अब इस विलाई की कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। विलाई में क्या होना है? विलाई में होनी है ब्लड कैपिलरीज। ये जो रेड एंड ब्लू कलर की जो नज़र आ रही हैं दैट आर ब्लड कैपिलरीज, और इसके सेंटर में जो एक येलो कलर की ट्यूब नज़र आ रही है दैट इज लैक्टियल। ब्लड कैपिलरीज आपको पता होगा आर्टरीज और वेन्स के मिलने से बनती हैं। आर्टरीज जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और वेन्स जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो ये दोनों ट्यूब्स मिलके आर्ट्रियोल्स और वेन्यूल्स मिलके बनाती हैं कैपिलरीज। तो कैपिलरीज में क्या होती हैं? एक्सचेंज होती हैं गैसेस की या न्यूट्रिएंट्स वगैरह की। और ये जो ट्यूब है, ये जो येलो कलर की है, इसका नाम लैक्टियल है। ये क्या है? ये एक वेसल है लिम्फेटिक सिस्टम की। लिम्फेटिक सिस्टम भी जिस तरह हमारा सर्कुलर सिस्टम होता है जिसमें ब्लड सर्कुलेट कर रहा होता है, इसी तरह हमारा एक लिम्फेटिक सिस्टम भी होता है जो कि इम्यून सिस्टम का एक पार्ट होता है। तो इसकी एक ट्यूब है यहाँ पे विलाई में प्रेजेंट है जिसका नाम है लैक्टियल। इस ट्यूब ने क्या करना है वो भी हम देख लेते हैं। तो पहले हमने देखा है कि यहाँ पे क्या होनी है, यहाँ पे होनी है विलाई के अंदर क्या होनी है? डाइजेस्टेड फूड की एब्जॉर्प्शन होनी है। तो डाइजेस्टेड फूड हमारे पास न्यूट्रिएंट्स 3 तरह के थे ना, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। कार्बोहाइड्रेट्स कन्वर्ट हो गए किसमें? हम बात कर रहे थे विलेज के अंदर एब्जॉर्प्शन किस तरह से होनी है। तो हमारे पास जो डाइजेस्टेड फूड है वो 3 तरह की है। न्यूट्रिएंट्स हमारे पास 3 तरह के थे, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। तो जब इनकी डाइजेशन हुई तो कार्बोहाइड्रेट्स कन्वर्ट हो गया सिंपल शुगर्स में, जो प्रोटीन है वो कन्वर्ट हो गई सिंपल अमाइनो एसिड्स में, और जो फैट्स थे वो कन्वर्ट हो गए फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में।
अब ये जो डाइजेस्टेड फूड है जिसमें सिंपल शुगर्स, अमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल्स प्रेजेंट हैं, इनकी डाइजेशन होनी है, वो किस तरह से होनी है? तो ये है हमारे पास विलस, ये हमारे पास विलस है। विलस ये स्मॉल इंटेस्टाइन का इलियम पार्ट है ना, यहाँ से डाइजेस्टेड फूड आ रही है। अब इसने किसके अंदर जाना है? अब इसने इस विलस के अंदर जाना है। तो विलस के अंदर जाने के लिए ये वाली जो इसके एक सेल्स है की लेयर है, वो क्या होगी? सिंगल लेयर होगी। सिर्फ सेल्स की जो लेयर होती है किसी भी टिश्यू में, वो सिंगल भी हो सकती है, डबल भी, ट्रिपल भी एंड मैनी लेयर्ड भी हो सकती है उसकी। लेकिन यहाँ पे क्या है? सिर्फ सिंगल लेयर होगी सेल्स की। इसका क्या, ये सिंगल लेयर यहाँ पे क्यों होगी? क्योंकि उसको जो फूड को बाहर से अंदर जाने के लिए बैरियर उसको कम मिलेगा, वो आसानी से एब्जॉर्ब हो सकेगी, इसलिए इसकी लेयर सिंगल होगी। अब क्या हुआ फूड बाहर से विलस के अंदर चली गई। विलस के अंदर जाके क्या करेगी? विलस के अंदर, अब विलस के अंदर क्या प्रेजेंट है? विलस के अंदर है सिंपल शुगर्स, अमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल्स। अब सिंपल शुगर्स और अमाइनो एसिड्स की पहले बात कर लेते हैं। वो जाएंगे इस विलस से, जाएंगे इन ब्लड कैपिलरीज के अंदर। ये ब्लड कैपिलरीज में चले गए। इसमें क्या होगा? ब्लड प्रेजेंट होगा, जो हमारे न्यूट्रिएंट्स है वो कहाँ चले गए? ब्लड के अंदर चले गए। अब ये जो ब्लड है ये कहाँ जाएगा? ये इंटेस्टाइन से जाएगा लीवर की तरफ, थ्रू एक वेन के जरिए जाएगा जिसको हमने नाम दिया है हेपेटिक पोर्टल वेन। हेपेटिक कहते हैं लीवर को, और पोर्टल मतलब ले जाने वाली। तो हेपेटिक पोर्टल वेन मतलब जो लीवर की तरफ ले जाती होगी वेन, उस वेन के जरिए जो न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब हो गए हैं वो अब लीवर की तरफ जाएंगे। फिर लीवर में दो काम होंगे। लीवर में दो काम होंगे। एक क्या होना है कि अब इस ब्लड में कुछ अगर टॉक्सिन्स प्रेजेंट होंगे जो कि ब्लड में प्रेजेंट होंगे, या जो हमने हमारी फूड एब्जॉर्ब हुई है उसमें प्रेजेंट होंगे, जो कि वो भी अब ब्लड में ही प्रेजेंट है। तो कोई भी अगर टॉक्सिन्स प्रेजेंट होंगे ब्लड में, उसको क्या करेगा? रिमूव करेगा। ब्लड की यहाँ पे क्या होनी है? फिल्ट्रेशन हो जानी है। इसने लीवर ने क्या करना है? ब्लड को डिटॉक्सिफाई करना है, मतलब कि इसमें अगर कोई टॉक्सिन्स प्रेजेंट है तो उनको रिमूव कर देना है। ये हो गया इसका एक काम। और दूसरा इसका रोल ये है कि अगर तो हमने कोई ज़्यादा फूड खा लिया है तो वो जो एक्स्ट्रा वाली फूड होगी वो लीवर के अंदर स्टोर हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर हम ग्लूकोज ले रहे हैं तो ग्लूकोज हमें क्या करता है? एनर्जी देता है। लेकिन अगर कोई ग्लूकोज हमारी एनर्जी नीड से भी ज़्यादा होगा हमारी फूड में, तो वो लीवर के अंदर स्टोर हो जाएगा ताकि हम उसको बाद में एनर्जी के लिए इस्तेमाल कर सकें। तो इस तरह से लीवर क्या करेगा? एक तो ब्लड को डिटॉक्सिफाई करेगा और या फिल्टर करेगा, और दूसरा क्या है? एक्सेस फूड को स्टोर करेगा। फिर अब लीवर से फूड जाएगी हार्ट के अंदर। ब्लड लीवर से कहाँ पे जाएगा? हार्ट के अंदर, थ्रू अ वेन जिसको हम कह रहे हैं हेपेटिक वेन। क्योंकि लीवर से निकल रहा है तो इसको हमने क्या कहा है? हेपेटिक वेन। तो ब्लड में जाके क्या होगा? ब्लड के अंदर जो इसकी होनी है, ब्लड में ऑब्वियसली ब्लड को भी एनर्जी देगा, और फिर क्या हो जाएगा? ब्लड के अंदर कोई अगर जो लीवर के हार्ट के अंदर जो ब्लड जो जाएगा वो डीऑक्सीजनेटेड होगा, तो फिर वहाँ से क्या हो जाएगा? इसकी ऑक्सीजनेशन हो जाएगी ब्लड की। तो फिर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है फिर हार्ट से पूरी बॉडी में मूव करेगा। इस तरह से ये सारी हमने बात कर ली कि जो डाइजेस्टेड फूड है उसकी एब्जॉर्प्शन होनी है, और फिर वो कहाँ कहाँ पे मूव करनी है, और फिर किधर को जानी है। तो अब तक हमने बात की ली है जो डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स है हमारे, हमने बात की है सिर्फ सिंपल शुगर्स की और अमाइनो एसिड्स की। हमारे पास फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल्स पड़े हैं अभी, उनकी वो यहाँ पे विलाई में पड़े हुए हैं। उन्होंने क्या करना है? उन्होंने ब्लड कैपिलरीज के अंदर नहीं जाना, बल्कि उन्होंने जाना है इस लैक्टियल के अंदर, जो कि येलो कलर की एक ट्यूब नजर आ रही है विलाई के अंदर, उसने लैक्टियल के अंदर जाना है। लैक्टियल के अंदर क्यों जाएगी और ब्लड कैपिलरीज में क्यों नहीं जाएगी? वो इसलिए, इसकी दो रीजंस हैं। एक तो हमने देखा है कि जो हमें पता है कि जो फैट्स हैं वो क्या है? थोरली मिक्स नहीं होते इन वाटर, उनकी मिक्सिंग नहीं होती है। जैसे कि मैंने एग्जांपल दी थी कि अगर वाटर में ऑयल को मिक्स करें तो उसके ड्रॉपलेट्स वो अच्छे तरीके से वो मिक्स नहीं होगा, बल्कि वो ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में पानी में अपनी असल फॉर्म में ही रहेंगे ऑयल के ड्रॉपलेट्स। तो क्या है? ये जो फैटी एसिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल्स हैं वो एक तो मिक्स नहीं होते, इसलिए वो क्या है? ब्लड कैपिलरीज के अंदर बाकी न्यूट्रिएंट्स के साथ एब्जॉर्ब नहीं हो सकते। और दूसरी इसकी ये रीज़न है कि इनका साइज़ बड़ा होता है। हालांकि जो ब्लड कैपिलरीज के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स गए हैं उनका साइज़ छोटा होता है। उनके साइज़ के छोटे होने से क्या होता है कि वो
इजीली ब्लड कैपिलरीज के अंदर मूव कर सकते हैं। लेकिन जो अगर साइज बड़ा होगा मतलब क्या है, उनकी एंट्री कम हो जाएगी। तो फिर वो कहाँ पे मूव करेंगे, वो लैक्टियल के अंदर जाएंगे। लैक्टियल के अंदर जाके क्या हो जाएगा, वो लैक्टियल क्या है, लिम्फेटिक सिस्टम का एक पार्ट है। तो ये जो लैक्टियल की एक ट्यूब है, जो फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल है, इसको लेकर कहाँ पे जाएगी, लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर एंटर होगी, और लिम्फेटिक सिस्टम से दोबारा वो सर्कुलेटरी सिस्टम में एंटर हो जाएगी। इस तरह से दोबारा वही वाला रोल आ जाएगा जो हमने पढ़ा है कि वो लिवर में जाएगी, लिवर से हार्ट में, और फिर फुल बॉडी में। तो इस तरह से हमारा आज का स्मॉल इंटेस्टाइन का टॉपिक कंप्लीट होता है। आगे हम पढ़ेंगे लार्ज इंटेस्टाइन इन द नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।